हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है हिंदी का, इसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, तो संधि के विषय में आज हम पढ़ने जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम संधि के बारे में पढ़ सकते हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संधि। संधि, ठीक है, देखिए संधि कहते हैं किसको है, पहले एक चीज समझिए। जब भी हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हमने देखा होगा कि हम जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या दो पदों को आपस में जोड़ते हैं या दो पद एक साथ हम जल्दीबाजी में या जल्दी जल्दी बोलते हैं, जैसे 5-7 है ना। तो इस तरीके से जब हम कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यों को जल्दी जल्दी हम बोलने की क्रिया में हम होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो दो शब्द थे, जो दो पद थे, उन दो पदों में पहले और दूसरे पद में जो पहले पद का आखिरी वर्ण है और दूसरे पद का पहला वर्ण है, उन दो वर्णों में आपस में मेल होने से कोई एक विकार उत्पन्न हो जाता है और उस विकार के उत्पन्न होने से जब दोनों पद आपस में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बन के आ जाता है। ठीक, तो जब नया शब्द बन करके आ जाता है तो इस प्रक्रिया को कि दो पदों के आपस में एक दूसरे के समीप आने से जो पहले पद का आखिरी वर्ण था और दूसरे पद का पहला वर्ण था, उन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, इस प्रक्रिया को शब्द में इस विकार से जो प्रक्रिया, जो भी ये पूरी प्रक्रिया है विकार उत्पन्न होने की और एक नया शब्द बनने की, इस प्रक्रिया को कहा जाएगा संधि। ठीक है, तो संधि जब दो पद आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर संधि होती है। ठीक है, अर्थात संधि क्या है? संधि प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किसकी है? इसमें हम देख रहे हैं कि दो वर्ण आपस में एक दूसरे के पास पास आए, समीप आए और समीप आने से उनमें कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे हम 5-7 बाप बेटा, अब अगर मैं कहूं 5-7, ठीक है, 500, हम क्या 500 बोलते हैं? हम क्या 5-7 बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम इन जनरल क्या बोलते हैं? 5-7। हम क्या बोलते हैं? 500। बाप बेटा, बाप बेटा, जब दोनों आपस में तो बाप बेटा। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इन्हीं फॉर्म में तो हम इन शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, 5-7, 500, बाप बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 और 7, 5 और 100, बाप और बेटा, यहां पर प का वर्ण और ब का जो वर्ण है, ठीक है, इनके मिलने से यहां पर प का ब हो गया, यहां पर चौ का न हो गया, यहां पर हमने देखा फिर से चौ का न हो गया। अर्थात जब दो पद आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं और उसके कारण जो विकार उत्पन्न आता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि क्यों है? संधि के शब्द क्यों आए? संधि इस संधि प्रकरण सिलेबस में क्यों आए? क्योंकि हमने देखा कि हम आम बोलचाल की भाषा में जो मूल शब्द हैं उन मूल शब्दों के कुछ विपरीत या यूं कह लीजिए कि उसमें परिवर्तित शब्द रूप को हम बोल रहे हैं, तो वो शब्द रूप हमारे क्या है? संधि के द्वारा समझे जाते हैं। दूसरा, हम संधि पढ़ते क्यों हैं? संधि को पढ़ा क्यों जाता है? संधि को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम देखेंगे जब हिंदी भाषा में हम शब्द रचना करते हैं तो शब्द रचना के हमारे पास 4 पॉइंट या 4 बिंदु मिलते हैं, या यूं कह लीजिए कि शब्द रचना 4 तरीके से हिंदी भाषा में की जाती है। सबसे पहला यहाँ पर होता है संधि, अर्थात संधि के द्वारा ही नए शब्दों का सृजन होता है, संधि के द्वारा नए शब्द बनते हैं। दूसरा होता है समास, आगे जाकर हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तीसरा होता है उपसर्ग और चौथा होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये 4 ऐसे बिंदु हैं या 4 ऐसे माध्यम हैं
जिनके द्वारा हिंदी में शब्दों की रचना की जाती है। और यही कारण है कि हमारे पास हम सिलेबस में संधि को पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात पूछा जाए आपसे हिंदी भाषा में शब्द रचना के प्रकार बताइए, तो शब्द रचना 4 प्रकार से की जाती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें से हम संधि को पढ़ रहे हैं। अब संधि को हमने क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था वर्णों के बारे में, और वर्णों के सार्थक मेल से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और शब्द जब यहाँ पर 2 शब्द आपस में आ रहे हों तो उन 2 शब्दों के आपस में मेल से जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, इन 2 शब्दों के वर्णों के संयोग से, मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उस कारण यहाँ पर हम संधि को पढ़ेंगे। और इससे एक नया शब्द बन रहा है, इसलिए नए शब्द बनने के क्रम में ही, शब्द रचना के क्रम में ही हम संधि टॉपिक को यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकरण की पृष्ठभूमि है कि क्यों संधि हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका महत्व है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको इस बारे में अंदाजा आया है। अब संधि के बारे में अगर हम बात करें तो संधि में हमने देखा कि 2 शब्द हैं, ये प्रथम शब्द है, या जब किसी वाक्य में हो तो पद बोलेंगे, और यहाँ पर द्वितीय पद है। ठीक है, तो प्रथम पद और द्वितीय पद, यहाँ पर 2 पदों के आपस में मेल हो रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पद यहाँ पर है, दूसरा पद यहाँ पर है। जैसे मैंने बोला पुस्तक और आलय, ये 2 आपके पद हैं या 2 शब्द हैं। जब इन 2 शब्दों को मैं आपस में मेल करूं तो इसमें से हम देख रहे हैं कि जो ये क है, ये क कैसे बनाया गया है, क प्लस अ से बना है। और यहाँ पर आलय हम देख रहे हैं आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, इस तरीके से अगर आलय को होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं केवल पहले वर्ण की, दूसरे पद का पहला वर्ण और पहले पद का आखिरी वर्ण, तो पहले पद का आखिरी वर्ण क्या है, अ है, दूसरे पद का आखिरी वर्ण क्या है, आ। अ और आ मिलके यहाँ पर ये आ हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब ये कैसे हो, वो हम डिटेल में हम संधि नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो परिभाषा थी कि जब 2 पद आपस में संयुक्त हो रहे हो तो पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जब आपस में संयोग होंगे, संयुक्त होंगे, तो उनमें एक नया परिवर्तन आएगा, नया विकार आएगा, नई चीज बनेगी, नया रूल के अनुसार जो भी कंडीशन निकलेगा, उसके द्वारा एक नया शब्द बनेगा। तो पुस्तक और आलय 2 अलग अलग शब्द थे, और हमने पुस्तकालय शब्द एक नया शब्द बना दिया। अर्थात शब्द रचना के पहले में हमने संधि को देखा कि इसके द्वारा शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम संधि को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका एक सामान्य सा संधि का परिचय। अब बात की जाए कि संधि की प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं तो उसके कारण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संधि का निर्माण होता है या संधि वहां पर होती है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब वर्ण क्या हो सकता है, स्वर, ये व्यंजन भी हो सकता है, और ये हमारे पास विसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, वर्ण हमारे पास हमने पढ़े हैं, या तो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं या फिर विसर्ग हो सकते हैं। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये भी या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, और विसर्ग इसमें नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में ऐसा कोई भी शब्द हमको देखने को नहीं मिलता है जो विसर्ग से शुरू होता हो। विसर्ग अंत में हो सकता है, लेकिन विसर्ग से प्रारंभ होता हो ऐसा कोई शब्द विशेष हमें हिंदी भाषा में देखने को नहीं मिलता है। हम ये कह सकते हैं
कि जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है उस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में केवल स्वर और व्यंजन ही आ सकते हैं, जबकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमारे पास स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है और विसर्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम यदि इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें या इस कॉम्बिनेशन को हम देखें तो हमारे पास एक चार्ट बनता है, एक फ्लो बनेगा, एक डायग्राम बनेगा। वो क्या होगा, या तो देखिए कि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, या यूं कह लीजिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, व्यंजन भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, ये स्वर हो दूसरा, और यहाँ पर विसर्ग ही हो और यहाँ पर क्या हो, व्यंजन हो। तो ये हमारे पास संभावित परिणाम या संभावित जोड़े यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उनके कारण से क्या क्या परिवर्तन होता है। अब जब स्वर प्लस स्वर मिले, स्वर प्लस व्यंजन मिले, व्यंजन प्लस स्वर मिले, व्यंजन प्लस व्यंजन मिले, विसर्ग प्लस स्वर मिले, विसर्ग प्लस व्यंजन मिले, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं ये प्रक्रिया अच्छे से आपको समझा दूं कि जब भी स्वर और स्वर मिलेंगे, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो वहां पर होती है मित्रों स्वर संधि। वहां पर क्या होती है, स्वर संधि होती है। जब स्वर और व्यंजन और स्वर और व्यंजन का ये प्रारूप आपको देखने को मिलता है, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। अर्थात कहीं न कहीं पर जब आप व्यंजन देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर होगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। और जब आप विसर्ग से रूबरू होंगे, अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण सदैव विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या व्यंजन हो, तो ऐसी जगहों पर हमको देखने को मिलती है तो विसर्ग संधि। क्या देखने को मिलती है, विसर्ग संधि। अतः हम कह सकते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और 3 ही क्यों होते हैं वो हमने बता दिया आपको कि इसका ये कारण क्या है, ठीक है। तो इस प्रकरण को हम देखते हैं। तो संधि के अगर आपसे प्रकार पूछे तो संधि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक आई हमारे पास विसर्ग संधि, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को हमने देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है, तो क्यों होती है, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि संधि के बारे में आपको थोड़ा सा एक प्रारूप या यूं कह लीजिए कि उसकी एक जो प्रस्तावना है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, ठीक है।